कक्षा 7 के भैया बहन ध्यान दें। जिस क्रम से पाठ चल रहा था उसी के आगे पवन के कार्यों के अंतर्गत अब हम आगे जानेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से सामयिक पवनें और स्थानीय पवनें अपना कार्य करती हैं। तो सामयिक पवनें ऐसी पवनें जो वर्ष में किसी निश्चित समय अथवा ऋतु में चलती हैं, जिनकी दिशा निश्चित होती है, उन्हें सामयिक पवनें कहा जाता है। अतः जैसे हम अपने भारत देश में ऐसी पवनों को मानसूनी पवनें कहते हैं। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मौसम, जो किसी एक विशेष मौसम में चलने वाली इन हवाओं को, इन पवनों को मौसमी पवनें भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप के अंदर ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के तापमान के अंतर के रूप में पाया जाता है। ये पवनें जो हैं अपने 6-6 माह के कार्यकाल में चलती हैं। पहला ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें और दूसरा शीतकालीन मानसूनी पवनें। तो इस प्रकार से सामयिक पवनें जो हैं ये स्थानीय किसी क्षेत्र विशेष स्थान में चलने वाली पवनें होती हैं, जिसके आधार पर इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है और इस प्रकार से इनको हम अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखने का अर्थ ये कि माने मौसम आधारित जो मानसूनी वर्षा हमारे देश में एक निश्चित समय अवधि में होती है, लगभग जून माह से अक्टूबर माह तक ऐसी पवनें हमारे देश में समुद्र तटीय प्रदेशों से चलती हैं और पूरे भारत देश में वर्षा अलग अलग स्थानों पर समय अनुसार करती हैं। तो इस प्रकार इन्हें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन 2 प्रकार की मानसूनी पवनों में बांटा गया है। अब इसके बाद देखें स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें किसी विशेष स्थान पर चलने वाली पवनों को स्थानीय पवनें कहते हैं। किसी विशेष स्थान पर ये चलने वाली जो पवनें हैं उन्हें स्थानीय पवनें कहा जाता है। तो समुद्र तल से थल की ओर और जल से थल की ओर, यानी जल समीर, थल समीर, लू, ऐसे ये जो उदाहरण हैं ये स्थानीय पवनों के उदाहरण हैं। जैसा लू यानी गर्मी के दिनों में जब अधिक तापमान बढ़ जाता है, उस समय गर्मी अधिक होती है, उसे समय चलने वाली जो पवनें हैं उसे हम लू कहते हैं। तो इस प्रकार से पवनें स्थानीय रूप से एक निश्चित समय अवधि में चलती हैं और उनका प्रभाव पड़ता है। अब आगे दिन या रात्रि के समय जल और थल के गर्म होने पर, तापमान बढ़ने या घटने पर जो परिवर्तन होता है उसके अंतर्गत 2 प्रकार की पवनें बताई गई, जिन्हें हम जल समीर और थल समीर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार इनका जो संबंध है जल से थल और थल से जल की ओर, तो जहाँ भी सागर या महासागर समुद्र विद्यमान है और उनकी सतह पर या उनके तल पर ऐसी तटीय क्षेत्र से चलने वाली जो पवनें हैं तो इस प्रकार से अपना प्रभाव डालती हैं। तो इस प्रकार जल और थल समीर दोनों प्रकार की पवनें जो हैं चलती हैं। तो जल समीर के अंतर्गत दिन के समय स्थल भाग जल की अपेक्षा गर्म हो जाता है। तो गर्म जल होने पर इसमें निम्न वायुदाब तथा सागरी भाग में उच्च वायुदाब निर्मित हो जाता है। अतः ये पवनें जो हैं जल से स्थल की ओर चलती हैं, जिसे हम जल समीर कहते हैं। जैसा कि चित्र के द्वारा भी दिखाया गया है, ये थल क्षेत्र है, स्थल भाग है और ये जल भाग है।
तो जल भाग में उच्च वायु दाब होगा और थल भाग में निम्न वायु दाब होगा, क्योंकि जल के संपर्क में आने से हवाएं जो हैं ज्यादा नमी धारण कर लेती हैं। तो इस प्रकार से जल और थल के अंदर जो वायु का वायु दाब है वो निम्न या उच्च वायु दाब होता है, और सूर्य का तापमान भी इसको प्रभावित करता है। तो यदि दिन की अवधि में देखें तो इस प्रकार से पवनें चलती हैं। थल समीर थल की अपेक्षा जल से देर से गर्म होने से बहुत समय तक ठंडा होने में लगता है, अतः रात्रि के समय में स्थल भाग ठंडा और जल भाग में गर्म रहता है। थल भाग उच्च वायुदाब तथा सागरी भाग निम्न वायुदाब के कारण पवनें थल भाग से जल भाग की ओर चलती हैं, जिसे हम थल समीर कहते हैं। जैसा कि अगले चित्र में दिखाया गया है जल और थल, तो इस प्रकार थल में यहाँ उच्च दाब और जल में कम दाब का वातावरण जो है निर्मित होता है। तो इस प्रकार से पवनें जो हैं चलती हैं और उसका प्रभाव जो है वातावरण पर पड़ता है। अन्य पवनों के रूप में जैसा कि बताया गया था हेडिंग में, चक्रवात और प्रतिचक्रवात, ये मौसमी परिवर्तन के बिगड़ने से या ऐसा ठंडी और गर्मी हवाओं के आपस में मिलने से समुद्र तटीय क्षेत्र में जब कम दबाव का क्षेत्र निर्मित हो जाता है तो चक्रवात या उसके उल्टे प्रक्रिया में प्रतिचक्रवात जैसी स्थिति निर्मित होती है। जब कोई क्षेत्र कम वायुदाब का केंद्र बन जाता है तो उसके चारों ओर जो हवाएं हैं वो केंद्र की ओर चलने लगती हैं, जिसे चक्रवात कहते हैं। यानी अंदर निम्न वायुदाब है यानी गर्म हवाएं हैं और बाहर से ठंडी हवाएं उन्हें चारों ओर से घेर लेती हैं, तो अंदर की हवा जो है बाहर निकलने के लिए प्रयास करती है। तो इस प्रकार से घुमावदार चक्करदार पवन जो है अंदर घूमने लगती है, तो इससे चक्रवात की स्थिति बनती है और इसका केंद्र जो है आंतरिक होता है। प्रतिचक्रवात इसकी विपरीत प्रक्रिया होती है, इसमें अधिक वायुदाब हो जाता है और चारों ओर बाहरी क्षेत्र जो है उसके निम्न वायुदाब कम वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। तो हवाएं केंद्र के बाहर की ओर चलती हैं, जिसे हम प्रतिचक्रवात कहते हैं। अतः इनकी गति जो है धीमी होती है और ऐसे प्रतिचक्रवात के बनने पर वर्षा भी नहीं होती, जबकि चक्रवात से चक्रवात के रूप में चक्रवाती वर्षा होती है। और जब भी ऐसी स्थिति विकृति उत्पन्न होती है तो समुद्र तटीय क्षेत्रों में समुद्र से होते हुए बड़े तीव्र गति से चक्कर काटते हुए चक्रवात जो है अपना एक विनाशकारी रूप भी धारण करता है, जिससे भीषण जनधन की भी हानि होती है और बड़े तेज से वर्षा भी होने लगती है। तो इस प्रकार से अपन आज पाठ संबंधित विषय वस्तु हेडिंग टॉपिक के अंतर्गत वायुदाब और पवन के बारे में पढ़ा, जाना और समझा। तो इस प्रकार से आप लोग भी सुनकर समझकर वीडियो व्हाट्सएप देखकर मोबाइल में और उसका रिवीजन अभ्यास देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आगे के क्रम में हम अगले विषय पीरियड में इसी पाठ के प्रश्नोत्तर बताएंगे, समझाएंगे, ताकि आप लोग नोटबुक तैयार करके उनका रिवीजन कर सकें और अपनी तैयारी कर सकें।